तो हम बात कर रहे थे जीएस पेपर 4 एथिक्स के मेंस 2018 में जो जो क्वेश्चंस आए थे, सेक्शन ए कवर किया भाई, 6 क्वेश्चन कवर किए। सेक्शन ए में हम सेक्शन बी की बात करेंगे जहाँ पे 7 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन डूइंग अ गुड थिंग एवरीथिंग इज परमिटेड विच इज नॉट प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसली और एक्सप्रेसिवली और बाई क्लियर इम्प्लीकेशन। Examine the statement with suitable examples in the context of public servant discharging his or her duties. ओके फिर से पढ़ते हैं भाई। इन डूइंग अ गुड थिंग एवरीथिंग इज परमिटेड विच इज नॉट प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसिवली और बाय क्लियर इम्प्लीकेशंस। एग्जामिन द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्जिंग हिज और हर ड्यूटीज। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? We can introduce the question by giving or by explaining the statement. बॉडी में क्या कर सकते हैं भाई, है ना, हमारे पास ये बताएंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक ये जो स्टेटमेंट है उसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट हो, है ना, अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करे या फिर अच्छे से करे। इसको एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट करेंगे भाई एंड कंक्लूजन के अंदर एक रिलेवेंट स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड कर देंगे। मतलब ऊपर में जो बोला है उस प्रकार से, जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए उसमें आपको समझ आया होगा रिलेवेंट स्टेटमेंट क्या होता है। एक प्रकार से सम अप करना, एक फ्यूचरिस्टिक व्यू बताना। ओके, सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो स्टेटमेंट है, इट इज सजेस्ट दैट व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट इज परफॉर्मिंग अ गुड डीड, अगर अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है ना, उसका जो एक्शन है ना, जो कि कहीं प्रोहिबिट नहीं किया गया है, वो कर सकता है ना। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इट रेज क्वेश्चन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ गुड थिंग एंड वेदर द एक्शन दैट आर नॉट एक्सप्रेसिवली प्रोहिबिटेड कैन स्टिल बी अनएथिकल और इमोरल। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं आंसर में, दिस स्टेटमेंट, अभी ऐसे लिखते हैं यार, इससे नहीं, द स्टेटमेंट suggests that when a public servant is performing a good deed, he or she can take action that are not expressively or expressly prohibited by law or by clear implication। ओके, तो इस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो स्टेटमेंट है सजेस्ट कर रहा है कि कोई आदमी अगर अच्छा काम करने की चाह रहा है तो वो हर वो काम कर सकता है जो कि लॉ प्रोहिबिट नहीं कर सकता, है ना। सो ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स के साथ हमारे पास इसको हम बताते हैं कि कैसे पब्लिक सर्वेंट जो है ना, ये सब चीज़ कर सकता है। सो फर्स्ट इज इन अपहोल्डिंग द लॉ। ओके, तो अपहोल्डिंग द लॉ में कैसे ये काम कर सकता है कि ना कुछ ऐसे डिसीजन ले सकता है जो कि एक तरह से हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है ना, कुछ ऐसे भी चीज़ कर सकता है जो कि प्रोहिबिटेड नहीं है। मतलब एक तरह से एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब कुछ भी कर सकता है भाई, है ना, जो कि अनएथिकल या फिर इमोरल ना हो अच्छे काम करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल इन अपहोल्डिंग द लॉ
एक आदमी कुछ भी कैसे कर सकता है, एग्जाम्पल से हम सब समझाते हैं भाई। देखो अगर यहाँ पे इन द केस ऑफ द एनकाउंटर किलिंग सेवरल पुलिस ऑफिसर वर इन्वॉल्व इन द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, है ना, जो एनकाउंटर किलिंग हुआ था सोहराबुद्दीन शेख का, उसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में। तो देखो पब्लिक सर्वेंट्स आर इंटरेस्टेड विद एनफोर्सिंग लॉ एंड अपहोल्डिंग द लॉ, बट उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए उनको कुछ लीगल प्रोविजंस के साथ अडेयर करना पड़ता है, एंड दे कैन नॉट जस्टिफाई एथिकल एक्शन बाय क्लेमिंग दैट दे आर परस्यूडिंग अ गुड थिंग। तो जो स्टेटमेंट है, पहले बात तो इसको मैं बताने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, तो ये जो स्टेटमेंट है एक तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको मैं एक तरह से यहाँ पे बताना जरूरी है। हाउएवर दिस स्टेटमेंट raises question of what, देखो ये तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट दिस। ओके, इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी हमारे से जो पूछा जा रहा है, जो इस क्वेश्चन का जो पर्सपेक्टिव जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये है ना, जो हमने बता दिया तो क्वेश्चन में दिया ही है, जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था, द स्टेटमेंट, this statement raises the question of what constitute a good thing and whether actions that are not expressly prohibited can still be unethical और इमोरल। अब इसके रेफरेंस जब मैं बोलूँगा तो आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। सपोज करो अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज इन अपहोल्डिंग द लॉ, सपोज करो आप एनकाउंटर किलिंग कर रहे हो, भाग रहा है बोल के, वो प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, एनकाउंटर से कोई प्रोहिबिट नहीं किया आपको, लेकिन आपने जानबूझ के किल किया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, गुड थिंग के काम में आपने क्या किया, आपने ऐसा काम किया जो कि प्रोहिबिट नहीं कर रहा है लॉ। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द एनकाउंटर किलिंग ऑफ सोहराबुद्दीन शेख, several police officers were involved in the extrajudicial killing। तो एक एग्जांपल है कैसे आपने वो काम किया। देखो एनकाउंटर इज नॉट प्रोहिबिटेड, अपने आप अच्छा काम करने के लिए आपने वो एक्सप्रेसिवली मैन प्रोहिबिटेड नहीं है, वो आपने किया, मतलब आपने इमोरल चीज़ किया, है ना, मतलब इमोरल वो भी हो सकता है, जो मैंने लास्ट लाइफ बोला यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। सपोज करो आप करप्शन कर रहे हो अच्छा काम करने के चक्कर में, अच्छा काम मतलब कहीं आपको सब एग्जाम्पल समझ आएगा। इन केस ऑफ करप्शन एंड ब्राइबरी, फॉर एग्जाम्पल 2012 में सीबीआई ने अटैक किया था अशोक कुमार सिंह की, जो कि एक IRS ऑफिसर थे, फॉर एक्सेप्टिंग अ ब्राइब ऑफ 2 लाख टू मैनिपुलेट व्हाट, टू मैनिपुलेट द टैक्स असेसमेंट। CBI arrested Ashok Kumar Singh, IRS officer, for accepting a bribe of rupees 2 lakh to manipulate a tax असेसमेंट। ओके, इन केस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर यहाँ पे हम बता सकते हैं, है ना, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बता सकते हैं कि देखो भाई अगर हम बात करें तो मिसयूज ऑफ पावर केस बहुत सारे देखे गए, जैसे कि कुछ पब्लिक सर्वेंट्स ने
है ना, या फिर बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन ने जो आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम हुआ था ना, सो मिसयूज ऑफ पावर। एक एग्जाम्पल दें कि अनएथिकल एक्ट कर सकते हैं जो कि प्रोहिबिट नहीं किया है, उस केस में भी सपोज करो इन दी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम several high ranking जो डिफेंस ऑफिशियल्स थे, इंक्लूडिंग इसमें ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, misuse their position to secure apartments in a सोसाइटी, जो कि किसके लिए बना था भाई, जो वॉर वेटरन्स है ना, जिनके फैमिली चली गई लड़ाई में। सो ये तरह से क्या है भाई, गलत चीज़ है। ओके, है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक जो इंडियन मिनिस्टर शशि थरूर जो थे पहले, है ना, उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया था। सपोज करो कि इन्होंने क्या किया, आईपीएल जो कंपनी है उसमें बिडिंग की थी, है ना, और उस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। तो एक तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है भाई, आप रहते हुए जिस चीज़ में आप ऐसा बोलते हैं ना, जिस जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो, नो वन कैन बी द जज ऑफ हिज ओन केस, उस प्रकार का। सो लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट कि जो एग्जांपल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन शोइंग दैट जो सिविल सर्वेंट है हु प्रायोरिटाइज इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी एंड एनर्जी एज वेल एज एथिकल कंसिडरेशन कैन मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। बिकॉज अल्टीमेटली जो पब्लिक सर्वेंट है ना, अच्छे पब्लिक सर्वेंट तभी स्ट्राइव कर पाएंगे जब वो गुड प्रिंसिपल ऑफ, मतलब वो जो अपहोल्ड करेंगे प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस को, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करेंगे। सो बाय कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकते हैं 10 द, है ना, एग्जाम्पल सो दैट civil servants who prioritize integrity, intelligence and energy as well as ethical considerations can make a positive impact on the society. Okay, सो क्वेश्चन क्या था भाई, आप समझना, आपको समझ आएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम समझ नहीं पाए, मानता हूँ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है यार, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ यही तो प्रीवियस क्वेश्चन आएगा, समझ तरीका होता है कि हमको समझ आएगा कि अगर इस प्रकार क्वेश्चन है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है। इन डूइंग अ गुड थिंग एवरीथिंग इज परमिटेड विच इज नॉट प्रोहिबिट एक्सप्रेसिवली और एक्सप्रेसली बाई clear implication. Examine the statement with suitable example in the context of public servant discharging his or her duties. अपने ड्यूटीज करने के चक्कर में, है ना, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि देखो गुड थिंग चक्कर के करने के चक्कर में जो पब्लिक सर्वेंट है वो अनएथिकल बिहेवियर करने में लग जाते हैं यार, जो कि प्रोहिबिट नहीं किया है कहीं भी लॉ में। सपोज करो एनकाउंटर इज नॉट प्रोहिबिटेड, लेकिन अपने जानबूझ के जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होते हैं वो एक तरह से, है ना, वायलेट कर रहा लॉ को, तो अपहोल्डिंग दी लॉ में एक एग्जांपल दिखा। करप्शन एंड ब्राइबरी में हमारे पास एग्जांपल दिया हमने अशोक कुमार सिंह का, जहां पे मैनिपुलेट करने के लिए टैक्स असेसमेंट को इनको अरेस्ट किया गया था 2012 में, है ना। तो कहीं भी एक्सप्रेसिवली मेंशन नहीं है, बट हाँ इट इज़ रॉन्ग। मिसयूज ऑफ पावर, जैसे कि आदर्श हाउसिंग स्कैम में जो बहुत बड़े बड़े हाई ऑफिशियल डिफेंस ऑफ हाई रैंकिंग डिफेंस ऑफिशियल थे, पॉलिटिशियन थे, ब्यूरोक्रेट ने, उन्होंने अपने पावर का पोजीशन का मिसयूज़ किया, और जो वॉर वेटरन्स के लिए जो सोसाइटी बनाई जा रही थी अपार्टमेंट,
है ना, उनको अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। लास्ट में कंक्लूड किया कि भाई देखो ऐसे सिविल सर्वेंट जो कि इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस को, एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में, एथिकल कंसिडरेशन को एक सही डायरेक्शन में जो फोकस करते हैं वो अच्छा काम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विथ रिगार्ड टू द मोरालिटी ऑफ एक्शन वन व्यू इज दैट मीन्स इज द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, another view is that the end justify the means, विच व्यू डू यू थिंक इज मोर अप्रोप्रिएट। कुछ लोग मानते हैं कि तरीका मैटर करता है, कुछ लोग मानते हैं कि अंत मैटर करता है। तो आप किस चीज़ को मानते हो ये हमसे पूछा गया है, एंड हमको अपने क्यों मानते हैं उस व्यू को जस्टिफाई करना है आंसर को। ठीक है, सो वी कैन इंट्रोड्यूस, फिर से एक बार पढ़ते हैं भाई। विथ रिगार्ड टू द मोरालिटी ऑफ एक्शन वन व्यू इज दैट मीन्स इज द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड अदर व्यू इज दैट द इन जस्टिफाइज द मीन्स, विच व्यू डू यू थिंक इज मोर अप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय गिविंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, बिकॉज हमको मोरालिटी ऑफ एक्शन की बात की जा रही है। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। है ना, एंड हाउ डज मीन्स एंड एंड्स प्ले अ मोर रोल इन मोरालिटी, ये भी बात करेंगे कैसे कहीं कहीं पे मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहीं कहीं पे एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मोरालिटी। है ना, और सबको एग्जांपल्स के साथ हम सब्सटेंशिएट करेंगे। लास्ट में कंक्लूड करेंगे विद गिविंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मोरालिटी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वेदर मीन्स और एंड आर मोर इम्पोर्टेंट इन इवैल्यूएटिंग द मोरालिटी ऑफ बॉडी इज कॉम्प्लेक्स वन, एंड यहाँ पे बहुत सारे कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं भाई दोनों पहलू के, है ना, कहीं पे एंड्स कहीं पे मीन्स। तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट, देखो द एंड्स एंड मीन्स आर बोथ इम्पॉर्टेंट, दोनों इम्पॉर्टेंट है इन evaluating the morality of action, the context and circumstances of each situation must be considered to determine which is more appropriate। है ना, जो एंड है और मीन दोनों इम्पोर्टेंट है, बट सर्कमस्टांसेस डिफाइन करता है कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देंगे कैसे। फॉर एग्जांपल इन द वन हैंड जो मीन्स है आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट, है ना, टू होल्ड द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन मेथड यूज टू अचीव इट। ठीक है, मीन्स का मतलब है क्या, उनसे मेथड आपने अचीव किया, है ना, मतलब इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें मीन्स के पर्सपेक्टिव में, तो ये किस पे एम्फेसाइज करता है, एथिकल प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है ना, जो मीन्स है वो अनएथिकल नहीं होना चाहिए ऐसा बोलता है। बट एक तरह से बता रहा हूँ आपको, जो एंड्स वाला जो है, एंड वाला जो कॉन्सेप्ट है कि एंड जरूरी है ना, वो किस पे फोकस करता है, बिकॉज अल्टीमेट गोल ऑफ एन एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, बिकॉज इट इज अचीव, इट इज इंपॉर्टेंट और इट इज नेसेसरी टू अचीव द गोल, है ना, ये जरूरी बोलता है दूसरा ओपिनियन, है ना। तो देखो दोनों ओपिनियन आपस में सही है, बट है ना सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पहले हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। ऑन वन हैंड the view that means are paramount importance, ठीक है,
तो ये जो पर्सपेक्टिव है, इट एम्फेसाइज ऑन व्हाट, मीन्स आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। है ना, दिस व्यू और दिस पर्सपेक्टिव जो है, it emphasizes on what, emphasizes on the importance of ethical and moral principles, है ना, ethics, it focuses on what, focus on ethics and the principles that the end cannot justify the means if the means are unethical। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा पर्सपेक्टिव है ना, वो बोलता है कि द इन जस्टिफाई द मीन्स, है ना, ये जस्टली और सोलली ऐसा बोल सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन द आउटकम। दिस व्यू दैट द इन जस्टिफाई द मीन्स, ओके। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बोल सकते हैं कि द व्यू दैट इन जस्टिफाई द मीन्स, this perspective and emphasize the ultimate goal of an action is most important, है ना, this perspective emphasize that means necessary to achieve the goal are justifiable even if they are unethical। this perspective emphasizes that any means necessary to achieve that goal are justifiable even if they are unethical। बट मेरे ओपिनियन में भाई देखो, दोनों जो है अप्रोप्रिएट नहीं है ना, दोनों एंटायरली अप्रोप्रिएट नहीं होते अन सिचुएशन में, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इन माय ओपिनियन नाइदर व्यू इज एंटायरली appropriate in all situations। in some cases the outcome of an action may be so important that, और ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, the outcome of the information is, है ना, so important that justifies the use of questionable method to achieve it। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, some cases the outcome of an action may be important। For example, a government may be justified in case of taking extreme measures such as imposing martial law to prevent what, terrorist attack that can cause massive loss of life। तो वहाँ पे तो आप समझ सकते हो कि देखो, मार्शल लॉ इम्पोज कर देना अच्छा नहीं, लेकिन हाँ जो मीन्स है कि हम टेररिस्ट अटैक को रोक सकते हैं, वो अपने पास एक तरह से एंड जो है इट इज जस्टिफाइंग द मीन्स, बिकॉज मार्शल लॉ में आपका जो लॉ है, आपका जो फंडामेंटल राइट है एक प्रकार से वॉलेट हो रहा है, बट हाँ द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। अ गवर्नमेंट मे बी जस्टिफाइड इन टेकिंग extreme measures such as imposing
martial law to prevent a terrorist attack that could cause massive loss of life, है ना। और कुछ सिचुएशन में मतलब इन मोस्ट केसेस ऐसा बात सकते हो। हाउएवर इन मोस्ट केसेस हमारे पास इट इज़ द मीन्स विच इज़ इम्पोर्टेंट, ना। द मीन्स used to achieve an end are just as important as the ends itself. Means used to achieve and end are just as important as the end itself. एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करें तो देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में महात्मा गांधी की बात कर सकते हैं कि देखो, द मीन्स यूज्ड बाय गांधी सच एज नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस वेरी इंपॉर्टेंट एज द एंड ऑफ अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। द मीन्स, उनके लिए मीन्स भी बहुत जरूरी थे, लड़ झक के करके नहीं, एक अच्छे तरीके से हमको आज़ादी लेनी है, उनके लिए था। द मीन्स यूज्ड बाय गांधी जी सच एज नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, were important as the end goal of achieving independence from ब्रिटिश रूल। तो दोनों तरीके से, है ना, कभी कभी एंड भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी मीन्स भी इंपॉर्टेंट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, बट मोस्ट ऑफ द केस में इट इज़ द मीन्स विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए दैट कंसिडर बोथ मीन्स एंड द एंड एज वेल एज एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व, है ना। इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू, है ना, इवेलुएट द मॉरलिटी ऑफ एन एक्शन। अल्टीमेटली a balanced approach that considers both the means and the ends as well as the ethical principles involved is the most appropriate way to evaluate the morality of action। सो देखो, थोड़ा आंसर लंबा हो गया, बट हाँ कट शॉर्ट किया जा सकता है चीज़ों को। आपने सीधा 1B ये दोनों एग्जांपल देके भी आप इंट्रोड्यूस करते, जो मैंने बीच में ये बताया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जो ये बॉडी वाला यहाँ से लेके जो मैंने यहाँ तक, इसको हटा के आप सीधा एग्जांपल देके भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, इन माय ओपिनियन करके यहाँ से, है ना। तो चीज़ें समझाने के लिए ऐसी करनी पड़ती है, बट एग्जाम में आप लिखो तो यहाँ सीधा एग्जाम्पल्स लिख के कंक्लूड करके इंट्रोडक्शन डाल के हो सकता है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, है ना, विथ रिगार्ड टू द मोरलिटी ऑफ एक्शन, वन व्यू इज दैट मीन्स इज एन इम्पॉर्टेंट और मीन्स इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, जो कि गांधी जी का हमने एग्जांपल दिया। एंड द अदर व्यू इज दैट इन जस्टिफाइज द मीन्स, जैसे कि हमने टेररिस्ट अटैक एग्जांपल दिया, जहाँ पे हमने एक मार्शल लॉ इम्पोज किया, जो कि एक तरह से एक्सट्रीम मेजर है यार, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। बट हाँ, टेररिस्ट अटैक बचा सकते हो, बहुत लोगों के जान जाने से बचा सकते हो, तो मीन्स, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हुए भी आपका जो एंड है वो जस्टिफाई कर रहा है मीन्स को। विच व्यू डू यू थिंक इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो हमने इंट्रोड्यूस किया कि देखो भाई, डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो ज़्यादातर केसेस में हमारे पास, ज़्यादातर केसेस नहीं, जहाँ पे आउटकम ऑफ एन
एन एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके समय हम लोग क्या है एक्सट्रीम मेजर्स ले सकते हैं हमारे पास, है ना। जैसे कि टेररिस्ट अटैक का एग्जांपल जो हमने दिया, मार्शल लॉ जो इम्पोज कर दिया, विच इज एन एक्सट्रीम मेजर, है ना। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज द मीन्स विच इज इंपॉर्टेंट टू, है ना, विच इज एज इंपॉर्टेंट एज द एंड इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कि हमने गांधी जी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हमने जो गांधी जी ने उसमें नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस पे फोकस किया, है ना, बोला कि देखो भाई हम आज़ादी तो चाहिए, लेकिन हम आज़ादी तरीके से चाहिए, है ना। सो लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट हमारे पास एक बैलेंस अप्रोच जरूरी है, जहाँ पे मीन्स को भी देखा जाए, एंड्स को भी देखा जाए, और एथिकल प्रिंसिपल्स जो वहाँ पे इन्वॉल्व है उसको भी आसानी से अच्छे से देखा जाए, तो वो हमारे पास किसी मोरालिटी ऑफ एक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम इन अ माउंटेन वैली बाउंड बाय फॉरेस्ट एंड इनहेबिटेड बाय एथनिक कम्युनिटी, what rational policy should be or what rational policy should it resort to in dealing with unforeseen contingencies। ठीक है, फिर से बात करते हैं यार एक बार क्वेश्चन की। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम इन अ माउंटेन वैली बाउंड बाय फॉरेस्ट and inhabited by ethnic communities, what rational policy should it rest to in dealing with unforeseen contingencies। सिंपल सी बात है यार, हमारे पास एक तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करनी है फॉर डेवलपमेंट, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। सो वी कैन इंट्रोड्यूस बाय गिविंग अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, रैशनल पॉलिसीज की बात कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट कंसिडर कर सकता है पीपल्स के लिए एंड इन्वायरमेंट्स के लिए। यहाँ पे दो इश्यूज हैं भाई, इन्वायरमेंट का एक इशू है, ट्राइबल्स के लिए इश्यूज है। सो रैशनल पॉलिसीज दैट दी गवर्नमेंट जो कि इसको कंसिडर करना चाहिए, ना। यहाँ पे हमारे पास जो इश्यूज है दो चीज़ का, एक जो वहाँ के लोग रह रहे हैं ट्राइबल पीपल का, और एक यहाँ पे इन्वायरमेंट का, उसको यहाँ पे बताएंगे यार, ठीक है। और बेटर पॉलिसीज़ क्या ले सकते हैं उसके बारे में हम सजेस्ट करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर हम एक प्रोस्पेक्टिव वे अहेड के साथ कंक्लूड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो हमारे पास जो गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डैम बनाने की बात कर रहा है माउंटेन वैली में, जहाँ पे फॉरेस्ट है, इतनी कम्युनिटीज़ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, इट शुड अडॉप्ट अ रैशनल पॉलिसी दैट प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर एंड एड्रेस द अनफोर्सिन कंटिजेंसीज दैट मे अराइज। ओके, so here the government should adopt a here the government should adopt a rational policy, मतलब जो तर्क पे फैक्ट्स पे फोकस हो, rational policy that prioritize the interest of all stakeholders and addresses any unforeseen contingencies that may arise। ओके, सो तो कुछ रैशनल पॉलिसी जो गवर्नमेंट कंसिडर करना चाहिए वो कौन कौन से हैं यार। रैशनल पॉलिसीज दैट दी government
वुड कंसीडर, पहले तो इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे है ना कम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं बिफोर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम, है ना, जहाँ पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा भाई कहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर, लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, है ना, वहाँ के सोशल और कल्चरल जो लोग हैं उनके, है ना, मतलब जो वहाँ के इतनी कम्युनिटीज में सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इसके सारे सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होने चाहिए भाई, तो ये कर सकती है गवर्नमेंट, है ना, तो एक राशनल पॉलिसीज होने चाहिए। So conduct environmental comprehensive environmental impact assessment before starting the construction of the dam। और क्या कर सकता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इट एसेस द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डैम्स ऑन इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना, जो वहाँ के सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट है वो सब चीज़ देखेगा, तो सब बता सकते हैं। ऑल्सो एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच होना चाहिए भाई, गवर्नमेंट को यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग के अंदर वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को एंड उनका जो व्यूज़ है उसको भी एक तरह से ध्यान दे, ये adopt a participatory approach to decision making, जहाँ पे the government should, देखो छोटा लिखना है ना यार, तो ठीक है पार्टिसिपेटरी अप्रोच समझ आ जाता है, ठीक है, हम लोग 150 वर्ड के हिसाब से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक रोबस्ट रिड्रेसल, है ना, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि जो मैकेनिज्म होना चाहिए ना यार वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए, है ना, और इम्पार्शियल होना चाहिए ऑल जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको। और जो हमारे पास जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है ना, वो इंश्योर करे डिफरेंट डिफरेंट लोगों की नीड्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो अफेक्ट ना हो, मतलब उसको इंश्योर करे यार कि उनके जो नीड्स हैं इंटरेस्ट हैं वो भी एक तरह से अकाउंट में लिए जाएं, ध्यान दिए जाएं। सो एस्टेब्लिश अ रोबस्ट ग्रीवांस redressal mechanism, and the mechanism should be transparent, accessible and impartial and should involve all stakeholders। ओके, हमारे पास अगर जो कम्युनिटीज़ अगर अफेक्ट हो रहे हैं, सपोज करो आप डैम बना रहे हो, तो जो कम्युनिटीज़ अफेक्ट हो रहे हैं उनको कंपनसेशन भी देना चाहिए यार, एंड उनके लिए सेटलमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। सो प्रोवाइड compensation and resettlement, provide compensation and resettlement to the affected communities, है ना, बिकॉज उनकी जो लाइवलीहुड है एक प्रकार से यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है यार, एंड जो कंपनसेशन दिए भी जा रहे हैं ना दे शुड बी फेयर एंड जस्ट, है ना, उनकी जो इम्पैक्ट हो रहा है लाइफ एंड लाइवलीहुड के उसको देखते हुए यहाँ पे कंपनसेशन देने चाहिए, ऐसे नहीं कि कम कम दे दिया। कंपनसेशन शुड बी फेयर एंड जस्ट
taking into account the impact on their lives and livelihood. उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए जो प्रोजेक्ट हैं, है ना, और जो अगर अनफोर्सिन कंडीशन या फिर कंटिजेंसीज आ गए तो उसको एक तरह से क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ। ओके, सो कंटिन्यूसली monitor the project and address any unforeseen contingencies, है ना। देखो अगर अनफोर्सिन कंटिजेंसी से कोई आ गए, है ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को एक प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा टू एड्रेस देम एंड मिटिगेट देयर इम्पैक्ट। है ना, इफ अनफोर्सिन तो ये सब चीज़ हमने लिख लिया भाई। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, देखो एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुड बी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द माइंड, है ना। अगर हम यहाँ पे डैम की बात कर रहे हैं तो हमको नीड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए वाइल अगर कोई अनफोर्सिन कंटिजेंसीज आ गए, है ना। और लास्ट में हम बोल सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट बाय अडॉप्टिंग व्हाट, बाय अडॉप्टिंग अ रैशनल पॉलिसी दैट टेक्स इनटू अकाउंट, जो जितने भी लोग यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, है ना, एंड इनका पार्टिसिपेशन को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट जो प्रोजेक्ट हो सस्टेनेबल एंड बेनिफिशियल हो एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। सो जितने हमने बताया वो सब क्या है, रैशनल पॉलिसीज तो हैं। सो बाय अडॉप्टिंग अ रैशनल policy that takes into account the interest of all stakeholders and involves their participation, the government can ensure that the project is sustainable, beneficial and socially responsible। ओके, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम इन अ माउंटेन वैली बाउंड बाय फॉरेस्ट एंड इनहेबिटेड बाय एथनिक कम्युनिटीज, what rational policy should it resort to in dealing with unforeseen contingencies। ठीक है, कंटिजेंसी मतलब कंडीशन यार। फिर हमने बताया कि देखो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक रैशनल पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, है ना, जिसमें डिफरेंट सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रायोरिटीज देनी चाहिए भाई, प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। एंड जो अगर कोई भी अनफोर्सिन कंटिजेंसीज आ गए, कंडीशन आ गए, तो उसको एड्रेस करना चाहिए। तो रैशनल पॉलिसीज़ में क्या क्या हो सकता है भाई, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकता है गवर्नमेंट, है ना, डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोच, जो वहाँ के लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है डिसीजन मेकिंग में, है ना। एंड ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म बना सकते हैं जिससे, है ना, वहाँ के जो लोग हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे, है ना, ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म बना सकते हैं ना। अगर चलो डैम बना दे रहे हैं तो वहाँ पे जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनके लिए कंपेंसेशन एंड रीसेटलमेंट की बात करनी चाहिए, है ना, रीसेटलमेंट एंड कंपेंसेशन करना चाहिए और वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कम कम दे दिए यार,
है ना। और अगर प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, कोई भी ऐसा कंडीशन आ गया है ना विपदा वाला तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए। लास्ट में कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट एक रैशनल पॉलिसी बहुत ज़रूरी है भाई। एक रैशनल वे से हम क्या कर सकते हैं, सारे इंटरेस्ट जितने भी स्टेक होल्डर्स उनके इंटरेस्ट को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सकते हैं, जिससे जो प्रोजेक्ट हो एक सस्टेनेबल, बेनिफिशियल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में हम क्या कर पाएँ, लागू कर पाएँ, प्रोजेक्ट को एक तरह से सक्सेसफुल बना पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमको बात किसी करनी है ऐसे प्रोसेस की दैट आर फॉर रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग एथिकल डायलेमास और रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक अच्छा सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। एक रेडी टू इट फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए, रेडी फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में कैसे करेंगे भाई, एथिकल डायलेमास होते क्या उनके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। बॉडी के अंदर क्या करेंगे, बॉडी में हम एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे कि भाई एथिकल डायलेमास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू रिजॉल्व एथिकल डायलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। एंड लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे विद द वे फॉरवर्ड। ओके सो भाई देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एथिकल डायलेमास आ सकते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, इंटरसेक्शन ऑफ पावर, अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से, है ना। और ये जो एथिकल डायलेमास हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच, एक बैलेंस कम्पिटिटिव वैल्यूज एंड इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दैट बाय मेंशनिंग दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is a field that often present complex ethical dilemmas, क्योंकि due to the intersection of power, accountability and public interest, intersection of power, accountability and public interest की वजह से ना। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें ऑफ एथिकल डायलेमास, एग्जांपल्स ऑफ एथिकल dilemmas in public administration। सो देखो, सपोज करो एक पब्लिक सर्वेंट है ना, वो चूज करना चाहता है बिटवीन ऑनरिंग अ सुपीरियर ऑर्डर और होल्डिंग द लॉ। सुपीरियर ने एक ऑर्डर दिया है, उसके बीच में और एक लॉ को होल्ड करके, बिकॉज दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो वो एक सिचुएशन आ जाता है एथिकल डायलेमा का, है ना। अगर एक पब्लिक ऑफिशियल डिस्क्लोज करना चाह रहा है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जो कि सीरियस क्राइम को प्रिवेंट कर सकता है, तो देखो यहाँ पे कहीं लिखा है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है बट क्राइम को ही बचाना है, तो दोनों के बीच में एक तरह से क्या आ जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एथिकल डायलेमास आ जा रहा है। पब्लिक ऑफिशियल मस्ट decide whether to disclose confidential information that could prevent a serious crime from occurring। तो क्या एक तरह से एथिकल डायलेमा है ना। यहाँ पे सपोज करो कोई वीआईपी सर्वेंट, मतलब पब्लिक सर्वेंट है, तो कोई वीआईपी आ रहा है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए रूल्स को बैंड कर सकता है क्या, ऑफिशियल प्रोटोकॉल से। सो वो भी एक तरह से एथिकल डायलेमा है। पब्लिक सर्वेंट
must decide whether to follow the official protocol or bend the rules to accommodate a VIP। तो इसके बीच में डिसाइड करना पड़ता है। सपोज करो कोई पब्लिक सर्वेंट है, सपोज करो कोई प्राइवेट कंपनी से गिफ्ट लेना प्रिफर कर सकता है कि नहीं, बिकॉज इट कैन अफेक्ट व्हाट, इट कैन अफेक्ट दी डिसीजन मेकिंग यार। सो एक तरह से वो भी एथिकल डायलेमा है। अ पब्लिक सर्वेंट मस्ट डिसाइड whether to accept a gift from a private company that is seeking to influence a डिसीजन। आप सपोज को उसको कुछ मैटर हो रहा है, आप उसको इन्फ्लुएंस करना चाहे तो ये हमारे पास एथिकल इशू आता है भाई, ठीक है। सो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कोई पब्लिक ऑफिशियल अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को किसी फ्रेंड या फिर फैमिली को दे रहा है तो वो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, तो वो एक एथिकल डायलेमा है। आप जो एक्सपेरिमेंट वाले सीरीज़ में देखा है आपने, दोस्त था जो चप्पल बेच रहा था तो उसको वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, है ना। तो वो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक सर, लिख सकते हैं। नाउ एक प्रोसेस हम बताना है भाई, रिसॉल्विंग एथिकल डायलेमास का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं एथिकल डायलेमास को रिजॉल्व करने के। पहले तो हमको क्या करना पड़ता है यार, रिकॉग्नाइज एथिकल डायलेमा कि हाँ भाई एथिकल डायलेमा कौन सा है उसको पता करना पड़ता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, सो गैदरिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमको जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। है ना, उनके ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं, एनालाइज दी ऑप्शंस ना। हमको एथिकल प्रिंसिपल्स इस पे अप्लाई करने हैं यार। उसके बाद डिसीजन लेना है एंड उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद डिसीजन जो ले लिया उसको इवैल्यूएट करना है। तो ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं भाई, ये हमारे पास प्रोसेस होते हैं, है ना, इन रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास। ओके नाउ देखो इसमें आप डिफरेंट स्टेप, सपोज करो रिकॉग्नाइज एथिकल डायलेमास की बात करें तो पहला स्टेप है भाई जिसमें हमारे पास कौन से एथिकल इश्यूज हैं उसको, है ना, उसको एड्रेस करने की नीड क्या है ये हमको बताना है। दूसरा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, इंक्लूडिंग कौन कौन से लॉज, कौन कौन से पॉलिसीज या फिर कौन कौन से गाइडलाइंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में, है ना। तीसरा हमारे पास आइडेंटिफाई करना है स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व हैं, सपोज करो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप जो इन्वॉल्व है ना, क्या उनको हार्म हो रहा है फिर उनको बेनिफिट हो रहा है वो सब देखना है ना। क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं सारे को देखने हैं भाई, उनके एडवांटेजेस के साथ उनके डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑप्शन। अप्लाई करना है एथिकल प्रिंसिपल्स को, है ना, सच एज ऑनेस्टी, फेयरनेस, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ये सब चीज़ को यहाँ पे क्या करना है
फोकस करना है, सब चीज़ों हमारे पास यहाँ पे यूज़ करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो जब एक डिसीजन लेंगे तो ऐसा डिसीजन लेंगे दैट इज अलाइंड विद व्हाट एथिकल प्रिंसिपल्स एंड उसका ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ पाए स्टेक होल्डर्स पे, उसको देखते हुए हम डिसीजन लेंगे, फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यार, है ना, इम्प्लीमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे। तो मतलब हमारे पास जो डिसीजन लिया है वहाँ पे उसका इफेक्टिवनेस कैसा रहा है वो देखेंगे, या फिर कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट है उसको देखेंगे। सो ये सब हम यहाँ पे स्टेप्स के बारे में बता दिए। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट बाय फॉलोइंग दिस प्रोसेस पब्लिक सर्वेंट कैन मेक डिसीजन दैट आर इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वाइल अपहोल्डिंग द एथिकल प्रिंसिपल्स। Thus, by following this process, public servants can make decisions that are in the best interest of the public while upholding ethical प्रिंसिपल्स। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक को देखते हुए, है ना, यहाँ पे कोई भी पब्लिक सर्वेंट डिसीजन ले सकता है। ठीक है, देखो क्रिस्प रखा है भाई आंसर को हमने। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो हमने जो स्टेप है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप को इलाबोरेट भी कर सकते हैं, बट वो जरूरत नहीं 150 वर्ड में। ठीक है, सो यहाँ पे शुरुआत में हम एथिकल डायलेशन का एथिकल डायलेमा का यहाँ पे वो भी दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि एथिकल डायलेमा एक सिचुएशन है भाई वेयर अ पर्सन इज फेस्ड विद डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू और मोर कन्फ्लिक्टिंग मॉरल प्रिंसिपल्स, है ना, ईच विद पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, वो हम बता सकते हैं। बट हाँ ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग दैट यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे एथिकल डायलेमास आते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ पावर होता है, अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। एग्जांपल्स की बात की हमने, सपोज कर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिवील करने से सीरियस क्राइम बच सकता है, तो वो एक तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ एथिकल डायलेमा है यार, बिकॉज आप एक तरह से क्या कर रहे हो, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिवील करूँ क्या ना करूँ ये सोच रहे हो, और क्राइम को बचाऊँ या ना बचाऊँ देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व को देखना पड़ेगा, है ना। कोई पब्लिक सर्वेंट है जो कि कोई वीआईपी आ रहा है यार, एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल कुछ और है, वीआईपी के लिए क्या उस रूल्स को बैंड कर रहा है ना, कर रही कि ना करे, वो एक एथिकल डायलेमा है ना। अगर सपोज कर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी प्राइवेट कंपनी से गिफ्ट ले या ना ले, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस कर सकता है उसके डिसीजन मेकिंग को, तो वो एक तरह से एथिकल डायलेमा है। लास्ट में हमने देखा कि हमको बताना है कि भाई प्रोसेस क्या है रिसॉल्व करने का एथिकल डायलेमास को। पहले तो रिकॉग्नाइज करेंगे एथिकल डायलेमा जो कि इन्वॉल्व है, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे स्टेक होल्डर्स को, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शन है उसको एनालाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट हर ऑप्शन पे एथिकल प्रिंसिपल्स को, और उसके बाद एक डिसीजन लेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, लास्ट में इवेल्युएट करेंगे, मतलब उसका इफेक्टिवनेस की जो हमने डिसीजन लिया है वो ठीक रहा है कि नहीं रहा है। सो बिकॉज, है ना, बाई फॉलोइंग दिस प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक में हम डिसीजन ले सकते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 से हमको क्या बताना है भाई, कोटेशंस दिए हुए हैं कुछ, उनको एक्सप्लेन करना है, उनकी मीनिंग बतानी है। द ट्रू रूल इन डिटरमाइनिंग टू एम्ब्रेस और रिजेक्ट एनीथिंग is not whether it has any evil in it, but whether it has more evil than good. There are few things wholly evil or wholly good. Almost everything, especially governmental policies, is an inseparable compound of the two. मतलब good भी होगा, evil भी होगा. So that our best judgment of the preponderance between them is continually demanded. है ना? क्या किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। फिर से पढ़ते हैं, कोटेशन का मतलब हमको समझाना है यार। द ट्रू रूल इन डिटरमाइनिंग टू एम्ब्रेस और रिजेक्ट एनीथिंग इज नॉट वेदर इट हैज एनी एविल इन इट, बट वेदर इट हैज मोर एविल देन गुड। देयर आर फ्यू थिंग्स वोनली एविल और वोनली गुड. Almost everything, especially governmental policies, is an inseparable compound of the two, so that our judgment of preponderance between them is continually demanded. अब्राहम लिंकन ने कहा था. तो कैसे इसको लिख सकते हैं आंसर को भाई? तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं
एंड इंट्रोड्यूस करेंगे बाय हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोट। यहाँ पे जो कोट दिया हुआ है इसका हाईलाइट करेंगे इम्पोर्टेंस को। उसके बाद बॉडी के अंदर क्या करेंगे भाई, है ना, हम मेंशन करेंगे अबाउट द रिलेवेंस ऑफ द कोट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट और प्रेजेंट डे। एंड इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विद एग्जांपल्स, है ना। हमको एक लिंक भी बनाना पड़ेगा भाई, बिकॉज कंटिन्यूली डिमांडेड जो जजमेंट बोल रहा है सब चीज़ ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक लिंक भी दे सकते हैं, मतलब लाइफ चॉइसेस पॉलिटिक्स सिविल सर्वेंट के साथ इसको लिंक करेंगे, इस कोड को लाइफ के साथ, सिविल सर्विसेज के साथ, पॉलिटिक्स के साथ लिंक करेंगे। एंड लास्ट में कंक्लूजन के अंदर हम कंक्लूड करेंगे विथ अ वे फॉरवर्ड। सो देखो ये जो कोट है अब्राहम लिंकन का, वो क्या बता रहा है, कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं डिसीजन मेकिंग में, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, है ना, जहाँ पे बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर एक्शन को, ये उसको बता रहा है ना। बोल रहा है कि दुनिया में बहुत कम ऐसी चीज़ें जो कि पूरी सच्ची और पूरी अच्छी और पूरी बुरी होती है, लेकिन मैक्सिमम जो दुनिया में चीज़ें होती है ना वो दोनों की कॉम्बिनेशन होता है। सो हमको क्या करना चाहिए, एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट अब्राहम Lincoln's quote highlights the complexity of decision making, particularly in government policy. Okay, and emphasize on what? And emphasizes the need for weighing the what, pros and cons। जितना ज़्यादा अच्छा प्रोज रहेगा वो हम लेंगे डिसीजन ऑफ एनी एक्शन। ठीक है भाई, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो ये कोट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जनरली डिसीजन मेकिंग के अंदर, है ना, बिकॉज बहुत सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो देखना पड़ता है कि ज़्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है, और हमको जो चीज़ प्रायोरिटी में है उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि किसको ज़्यादा बेनिफिट देना है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक डैम बना रहे हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, in today's context this quote is particularly relevant to public administration. For example, when considering a new infrastructure project like a dam, the government must weigh the benefits of gathering clean एनर्जी, एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम डैम से जनरेट कर सकते हैं, बट ग्रीन एनर्जी के चक्कर में हम किसको हार्म करेंगे, जो इन्वायरमेंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोस एंड कॉन्स हर चीज़ को देखने पड़ेंगे। सो अगेंस्ट दी हार्म इट मे कॉज टू द इन्वायरमेंट, occurs to the environment and the livelihood
ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो आप जो है एक एनर्जी पाने के चक्कर में, क्लीन एनर्जी पाने के चक्कर में आप जो इन्वायरमेंट एंड लाइवलीहुड लोकल कम्युनिटीज़ को जो अफेक्ट कर रहे हैं उसको एक तरह से देखना पड़ता है यार। इसीलिए इस कोटेशन का ये मीनिंग है कि देखो कुछ भी चीज़ एकदम अच्छी एकदम बुरी नहीं होती भाई। आज के ज़माने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खास करके तो दोनों के बीच होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि ज़्यादा हार्म कर रहा है कि ज़्यादा बेनिफिट है, उसको देखने के लिए। और एग्जाम्पल्स जैसे कि आप समझो यार, हेल्थ केयर पॉलिसी को भी बना रहे हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ में प्रोवाइड सिग्निफिकेंट बेनिफिट, बट हमारे पास कुछ हाइयर टैक्सेस होते हैं, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, सबको पैसा मिलेगा बट नेगेटिव कंसिक्वेंस हो सकता है इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो हम इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के अंदर, हेल्थ केयर पॉलिसीज़ के अंदर हम देखें इस कोटेशन का जो रिलेवेंस है वो कैसे है भाई। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर में प्रोवाइड significant benefits but it may require हाई टैक्सेस से तब जाके पैसा मिलेगा, तब जाके यूनिवर्सल हेल्थ हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। बट अगर हायर टैक्स कर दिया तो हमने क्या देखा, हमारे पास इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा, नुकसान नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिव सीक्वेंसेस ऑन दी इकोनॉमी। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर हम डेमोक्रेसी प्रमोट करने के चक्कर में, है ना, सैंक्शंस जो डाल रहे हैं अगेंस्ट अ कंट्री में हेल्प प्रमोट डेमोक्रेसी। सेक्शन अगर दूसरे देश के हम लोग चीज़ों को रोक रहे हैं तो, लेकिन जो इकोनॉमिक हार्डशिप है वो भी ला सकता है, दिक्कत ला सकता है। तो ये चीज़ें हैं भाई, कोटेशन का यही मीनिंग है कि आज के ज़माने में कुछ भी परफेक्टली अच्छा, कुछ भी परफेक्टली बुरा नहीं होता, दोनों के बीच में होती है। हमको देखना पड़ता है कि यार किस दायरे में हमको क्या चीज़ करना है। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो कोटेशन का रिलेवेंस है वो है, फॉर एग्जांपल सैंक्शन अगेंस्ट किसी भी कंट्री का, हमने कुछ चीज़ को ब्लॉक कर दिया तो हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा यार। सैंक्शन अगेंस्ट अ कंट्री में हेल्प ना प्रमोट डेमोक्रेसी बट दे may also lead to what, economic hardship for the citizens of that कंट्री। इकोनॉमिक हार्डशिप ला सकता है, प्रमोट कर सकता है अगर सेंक्शन करने किसी भी अगेंस्ट कंट्री तो, है ना। बट हमको देखना पड़ेगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट, देखो बाय कंसिडरिंग द प्रिपोंडेंस ऑफ गुड वर्सेस एविल, गवर्नमेंट कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन दैट प्रायोरिटाइज द पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। ये जो अब्राहम लिंकन का जो कोट है ये क्या को हाईलाइट कर रहा है यार, एक थॉटफुल डिसीजन मेकिंग को, इंपॉर्टेंस को बता रहा है। नीड फॉर दी थॉटफुल डिसीजन मेकिंग टेकिंग अकाउंट ऑफ द पोटेंशियल कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ किसी भी एक्शन का। एक कॉस्ट होता है, एक बेनिफिट होता है, उसको देखने की बात करता है। ठीक, 10 लिख सकते हैं अब्राहम लिंकन्स कोट highlights the need for thoughtful decision making, taking into account the potential costs and benefits of any actions। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन क्या था, कोटेशन का मीनिंग बताना है भाई। द ट्रू रूल इन डिटरमाइनिंग टू एम्ब्रेस और रिजेक्ट एनीथिंग इज नॉट वेदर इट इज एनी, है ना, इट हैज़ एनी इविल इन इट, वेदर इट हैज़ ए मोर इविल देन गुड, है ना, है ना, मतलब बट वेदर इट हैज़ मोर एविल देन गुड। किसी भी चीज़ में एकदम अच्छा अच्छा उसको नहीं लेते यार, किसी में एकदम बुरा है उसको नहीं लेते, ऐसा नहीं है। हमको वो लेना है जिसमें ज़्यादा गुड हो बुराई से। देयर आर फ्यू थिंग्स वोनली एविल और वोनली गुड, बहुत कम चीज़ें दुनिया में जो एकदम अच्छी और एकदम बुरी हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें, इज़ एन इनसेपरेबल कंपाउंड ऑफ द टू, मतलब गुड और बैड, जो एविल है और जो गुड है उनके बीच का हमारे पास क्या है, एक तरह से ये इनसेपरेबल कंपाउंड है ये। सो दैट आवर बेस्ट जजमेंट ऑफ द प्रिपोंडरेंस बिटवीन दैम इज कंटिन्यूअली डिमांडेड, अब्राहम लिंकन ने कहा था। फिर से पढ़ते हैं भाई, पढ़ते तो ठीक है। द ट्रू रूल इन डिटरमाइनिंग टू एम्ब्रेस और रिजेक्ट एनीथिंग इज नॉट वेदर इट हैज एनी एविल इन इट, बट वेदर इट हैज मोर एविल देन गुड। देयर आर फ्यू थिंग्स वोनली एविल और वोनली गुड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्पेशली गवर्नमेंटल पॉलिसीज इज एन इनसेपरेबल कंपाउंड ऑफ द टू, सो दैट आवर बेस्ट जजमेंट ऑफ द प्रिपोंडेंस बिटवीन दैम इज कंटिन्यूअली डिमांडेड, अब्राहम लिंकन ने कहा था। सो इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट, ये जो कोट है वो हमको क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बता रहा है यार। हमको एक तरह से तोलना पड़ेगा प्रोज एंड कॉन्स को, फायदे और नुकसान को, है ना। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसका रिलेवेंस है इस कोटेशन का यार। हमने बताया कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे डैम्स बना रहे हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल कॉस्ट को देखना पड़ता है, वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड को देखना पड़ता है, एट द रिस्क, है ना, वो नुकसान है, फायदे क्या है, हमको क्लीन एनर्जी का सोर्स मिलेगा तो उनमें हमको देखना पड़ता है। तो अच्छा, हर चीज़ में अच्छा, एकदम अच्छा बुरा नहीं है, दोनों का मिक्स है पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर। मेनली हेल्थ केयर पॉलिसीज़ की बात करें तो वहाँ भी सपोज कर यूनिवर्सल हेल्थ सबके लिए अच्छा है, गुड है, बट उसको पाने के लिए हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए कि हमको टैक्स लगाएंगे, अगर टैक्स लगाएंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डाउन ग्रोथ होगा, तो वो भी एक तरह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, दोनों चीज़ का अच्छा बुरा दोनों होता है। फॉरेन पॉलिसी के रेफरेंस में अगर हम फॉरेन पॉलिसी, हमने देश की डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के चक्कर में हमने दूसरे देश के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, चाइना के माल को रोक दिया, तो हमारे ऊपर ही इकोनॉमिक हार्डशिप होगा भाई। जो सस्ते में फ़ोन खरीदते हैं एक तरह से हम महंगे में फ़ोन खरीदना पड़ेगा, लोगों के पास ही दिक्कत होगा, इकोनॉमिक हमारे पास जो फाइनेंशियल जो आज समझ सकते टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है वो एक तरह से अफेक्ट होगा। तो दोनों पहलू होते हैं, अच्छे बुरे। लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट, ये अब्राहम लिंकन का ये जो कोट है ये क्या हाईलाइट कर रहा है, जो नीड है थॉटफुल सोच समझ के डिसीजन लेने की इंपॉर्टेंस को बता रहा है यार। हर चीज़ की एक पोटेंशियल कॉस्ट होता है एंड बेनिफिट होता है किसी भी एक्शन का, वो ये बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। महात्मा गांधी ने कहा था, ये कोटेशन को एक्सप्लेन करना है यार। एंगर एंड इंटॉलरेंस आर व्हाट, एंगर एंड इंटॉलरेंस आर एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई, एक ब्रीफ में इंटरेस्टिंग हमारे पास ब्रीफ में राइट कर सकते हैं व्हाट इज एंगर एंड इंटॉलरेंस। ओके, बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम बता सकते हैं कि कैसे जो एंगर या फिर इंटॉलरेंस है वो कैसे एनिमी है अंडरस्टैंडिंग का। एंगर एंड इंटॉलरेंस, हाउ इट इज एनिमीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विथ एग्जांपल्स एंड कंक्लूजन में कंक्लूड करेंगे विथ अ प्रोस्पेक्टिव वे फॉरवर्ड। सो महात्मा गांधी का जो कोटेशन है ना भाई, वो एम्फेसाइज किस पे कर रहा है, इट इज एम्फेसाइजिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एंगर एंड इंटॉलरेंस, है ना। हमारी जो एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू अदर्स, उसकी जो एबिलिटी है उसको ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं यार, एंगर एंड इंटॉलरेंस, ये जो ये बता रहा है कोटेशन। महात्मास और महात्मा गांधी कोट emphasizes the negative impact of anger and intolerance on our ability to understand and relate to others, है ना।
कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं इसके, बट हाँ एक तरह से हम ऐसे इसको ग्राफ में बता सकते हैं कि देखो जब भी एंगल इंटॉलरेंस होता है तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है, एंड नेगेटिविटी जब बढ़ जाती है तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पे आता है यार, है ना। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशन होता है। एंड उससे फिर से एंगर इंटॉलरेंस आता है, तो ये विशियस साइकिल चलता जाता है यार। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स दें कि एंगर एंड इंटॉलरेंस से अंडरस्टैंडिंग की दिक्कतें आती हैं, तो एक प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे हम कम्युनल हार्मोनी के बारे में एग्जांपल दे सकते हैं। कम्युनल हार्मोनी के, है ना, पर्सपेक्टिव से हम बोध कर सकते हैं, कम्युनल हार्मोनी के डायमेंशन से। फॉर एग्जांपल, है ना, जो इंटरफेथ सेलिब्रेशन होता है लाइक दुर्गा पूजा, है ना, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट, है ना, रिलीजन्स इन कलकत्ता, प्रमोट यूनिटी एंड डिफाई एंगर एंड इंटॉलरेंस, है ना। किसी पे ऐसे नहीं किसी पर सिर्फ हिंदू इसको करते हैं, तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन अपने अपने तरीके से इसको क्या करते हैं, चलाते हैं। तो एक तरह से आप समझना कि कैसे, है ना, एक तरह से क्या कर रहा है, इंटॉलरेंस को कम कर रहा है यार, एंगर्स को डिफाई कर रहा है। इंटरफेथ celebrations like the Durga Puja organized by people of different religion in Kolkata, it promotes what? It promotes unity and defies anger and intolerance, है ना। अगर हम बात करें अबाउट दी पॉलिटिकल डिस्क्लोजर, तो जो अन्ना हजारे का जो एंटी करप्शन मूवमेंट था उसने क्या किया भाई, है ना, इट शोकेस्ड अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, है ना, चेंज लाने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में बताया कि देखो भाई आप एक धरना प्रदर्शन के भी आप क्या कर सकते हो, चेंज ला सकते हो, गुस्सा और इंटॉलरेंस लाने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हम ये जो एग्जांपल है कि देखो भाई सिर्फ गुस्से और नफरत से ना हमारे पास सिर्फ बर्बादी ही होती है, अच्छा नहीं होता। ये हम एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं कि देखो अगर हमने गुस्से और इंटॉलरेंस को कंट्रोल किया, है ना, नफरत को कंट्रोल किया, तो कैसे अच्छा चेंज आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल पीसफुल प्रोटेस्ट लाइक द एंटी corruption movement led by Anna Hazare in 2011. It showcased a constructive approach to demanding changes without resorting to anger or intolerance. ओके, अगर हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, देखो भाई जो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम का, वो हमारे पास एक तरह से रेस्पेक्ट को प्रमोट करने की बात करता है। वो बोलता है दुनिया एक फैमिली है, अंडरस्टैंडिंग करेंगे भाई दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में, सो एक डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते थे, जैसे हमारे पास क्या होता है, बेटर सोसाइटी बनता है। तो एंगर इंटॉलरेंस का अपोजिट हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है यार, रेस्पेक्ट करना हर आदमी को। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के रेफरेंस में जो कोटेशन महात्मा गांधी जी का है उसका हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम and which means what, which means
ऐसे लिखते हैं, विच मीन्स व्हाट द वर्ल्ड इज वन फैमिली, इट प्रमोट्स व्हाट प्रमोट्स रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग among people from different backgrounds. ओके, सो ये सब एग्जाम्पल्स हैं ना। ऑल ऑफ दिस एग्जाम्पल से क्या बता रहे हैं कि देखो जो एंगर या फिर इंटॉलरेंस है, इट हिंडर्स आवर एबिलिटी टू लिसन टू अदर एंड अंडरस्टैंड, उनके पर्सपेक्टिव को सोचने में हमको दिक्कत लाता है ना। तो एक कॉमन ग्राउंड को समझने में हमारे पास ये एंगर और इंटॉलरेंस क्या है, अफेक्ट करता है। सो बाय कल्टिवेटिंग व्हाट, एम्पैथी, दूसरों के लिए एम्पैथी है ना, एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप एंड वर्क टूवर्ड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। सो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट इन ऑल दिस एग्जांपल्स एंगर एंड इंटॉलरेंस hinders our ability to listen to others, understand their perspective, and find a common ground। इसमें दिक्कत लाता है यार एंगर एंड इंटॉलरेंस। सो हम बोल सकते हैं thus by cultivating empathy and understanding, by cultivating empathy and understanding we can foster healthy relationship and work toward resolving conflicts in a constructive way। ओके, सो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, महात्मा गांधी ने कहा था। तो हमने इस कोटेशन को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि कैसे देखो भाई, ये जो एंगर या फिर इंटॉलरेंस है वो नेगेटिव एबिलिटी लगाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे अंडरस्टैंड करने में दूसरे के, और दूसरे के रेस्पेक्टिव में पर्सपेक्टिव में समझने से। फॉर एग्जाम्पल हमने ग्राफ से बताया कि देखो जब एंगर एंड इंटॉलरेंस आता है तो नेगेटिव फीलिंग आता है भाई। अब जब नेगेटिव फीलिंग आएगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है किसी एक पर्टिकुलर धारणा की तरफ आदमी टिल्ट हो जाता है और उससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन हो जाता है, उससे फिर से एंगर एंड इंटॉलरेंस आ जाता है। तो एक विशियस साइकिल चलता जाता है यहाँ पे। तो हमने एग्जांपल्स दिए, लाइक फॉर एग्जांपल कम्युनल हार्मोनी का। कम्युनल हार्मोनी जब से आप आपस में अंडरस्टैंड के रहने से हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव वे में सोसाइटी जो होती है ना वो अच्छी चलती है। फॉर एग्जांपल हमने दुर्गा पूजा का एग्जांपल दिया, जो कि कोलकाता में डिफरेंट हमारे पास रिलीजन के लोग, डिफरेंट फेथ के लोग यहाँ पे इस पे इन्वॉल्व होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तरह से क्या कर रहा है, यूनिटी को ला रहा है ना, डिफाई कर रहा है जो एंगर एंड इंटॉलरेंस है। तो देखो जब भी एंगर एंड इंटॉलरेंस आता है तो नुकसान ही होता है भाई, है ना। जब हम दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव समझते हैं तो भला ही होता है, कंस्ट्रक्टिव वे में सोसाइटी का इंप्रूवमेंट ही होता है। ये हमारे पास एग्जांपल समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल दिया हमने पॉलिटिकल डिस्क्लोजर का। सपोज करो कि अन्ना हजारे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते तो उतना अन्ना हजारे ने जो 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट किया था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था भाई, धरना में बैठे थे, किसी को मारा पीटा या फिर है ना भाग दौड़े या फिर किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। तो एंगर एंड इंटॉलरेंस के अलावा पीसफुल प्रोटेस्ट करने से भी बदलाव आता है समाज में, कंस्ट्रक्टिव वे में चेंजेस आते हैं। ये हमारे पास ये एग्जांपल्स बता रहे हैं और महात्मा गांधी जी यही कहते थे। एक और एग्जांपल दिया भाई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बिकॉज इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है और वसुधैव कुटुंबकम, वो बोलता है कि वर्ल्ड इज अ फैमिली, पूरी दुनिया एक हमारे पास परिवार है। तो हर आदमी को समझना, हर कंट्रीज को समझना, उनके पर्सपेक्टिव से समझना, उनके है ना उनके तरीके से सोचना और उनके बैकग्राउंड को क्यों ऐसा सोच क्यों है उसको भी समझना बहुत जरूरी है, तब जाके कंस्ट्रक्टिव वे में सॉल्यूशंस आ पाएंगे। तो यही हम बता रहे हैं कि देखो भाई ये एग्जाम्पल्स जो है वो क्या बता रहे हैं कि देखो एंगर, गुस्सा और नफरत से कुछ नहीं रखा, सिर्फ इंसान का नुकसान होना है, जो कि विशेष साइकिल हमने बताया इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में, है ना। तो हम बोले कि भाई देखो हमको एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा, जिससे एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको हम एक क्या करें, कंस्ट्रक्टिव वे में सुलझा सकें।
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक सर्वेंट का, सिविल सर्वेंट का काम क्या, टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और कॉन्फ्लिक्ट्स शुड बी बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स यार। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी कोटेशन है, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। फॉल्सहुड टेक द प्लेस ऑफ ट्रूथ व्हेन इट रिजल्ट इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। थिरुकुरुल, थिरुकुरुल एक बहुत बड़े, एक तो समझ सकते हो बहुत बड़े कवि थे यार, बहुत बड़े लेखक थे तमिलनाडु के अंदर, एट संगम लिटरेचर टाइप है, बहुत बड़ा नाम है, कालिदास जैसा, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि झूठ सच का जगह ले लेता है जब झूठ से बहुत लोगों का अच्छा हो, ठीक है। सो फॉल्सहुड टेक प्लेस ऑफ द ट्रूथ व्हेन इट रिजल्ट इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड, है ना। फिर से पढ़ते हैं यार, falsehood take the place of truth when it result in unblemished common good, थिरुकुरुल ने कहा था, ठीक है। सो इसको हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय ब्रीफली एक्सप्लेनिंग अबाउट द स्टेटमेंट। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हम बात कर सकते हैं कि इसके बारे में, इस जो कोटेशन है उसका रिलेवेंस क्या है आज के दिनों में, है ना, रिलेवेंस ऑफ द स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ना हमारे पास कैसे बताएंगे, देखो जो हाउ डज फॉल्सहुड इंपैक्ट द ट्रूथ, हाउ डज falsehood impact the truth, इसके बारे में बताएंगे हम, इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विथ एग्जांपल्स यार, फिर लास्ट में हम कंक्लूजन में कंक्लूड करेंगे कैसे, विथ अ वे फॉरवर्ड। सो ये कोट क्या बता रहा है यार, ये कोट सजेस्ट दैट द ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर नॉट ऑलवेज अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट, है ना, झूठ हमेशा गलत ब्लैक, व्हाइट मतलब ट्रूथ हमेशा सही व्हाइट, ऐसा नहीं कि ये झूठ और सही जो होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट होता है, एंड दैट लाइज बिटवीन देम इज दैट कैन बी ब्लड, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बीच में वो धुंधली होती है ना। सो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि झूठ जो है ना एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है ग्रेटेस्ट गुड के लिए, तो वो हम हमारे पास ये कोड जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है। सो हम लिख सकते हैं बाय इंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट द कोट सजेस्ट दैट ट्रूथ एंड falsehood are not always black and white concept, and that lies between them can be blurred, है ना। तो जो झूठ और सच है उसके बीच की चीजें धुंधली हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट ये नहीं है भाई, ठीक है। सो ये हमने बताया इंट्रोडक्शन में। नाउ ये जो कोट है ये बता रहा है कि देखो अल्टीमेट गोल टू अचीव एन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड, हमारा फर्क हम जिंदगी में दुनिया में हमारे पास पर्पस क्या है, कोई भी चीज़ का पर्पस है कि दुनिया में सबका भला हो, है ना, एक कॉमन गुड हो दुनिया का, ठीक है। इसके लिए चाहे किसी की भी सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, किसी को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए, है ना। बट ऐसा नहीं कि ये जो कोट है ये बोल रहा है कि, है ना, हमेशा एंड कुछ भी करो आखिरी अंत पाने के लिए, है ना। सो डज नॉट सजेस्ट दैट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, इट एम्फेसाइज द दैट जो डिसीजन है ना, टू लाई और डिसीव शुड बी बेस्ड ऑन द केयरफुल इवेल्युएशन ऑफ द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज। वैसे किसी को झूठ बोलने से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उससे बेहतर है कि झूठ ना बोलो, सॉरी सच बोलने से या फिर झूठ को छुपाने से या फिर झूठ बोलने से किसी का बहुत ज़्यादा, किसी का नहीं, समाज का कॉमन गुड हो रहा है, तो झूठ बोलना सही है यार, झूठ सच के बराबर है, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि however the quote does not suggest that the end justifies the means,
मतलब ये जो कोट अल्टीमेट गोल बता रहा है, इट इज टू अचीव अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड, है ना। इसको भी लिखना, इसको भी ऐसे लिखते नहीं, ऐसे लिखना समझ नहीं आएगा, ऐसे लिखते हैं द कोट ऐसे, इसको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, यहाँ पे ये जो ये वाइट ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ और लिखते हैं, देखो ठीक है। तो ये जो कोट है ना, द कोट इम्प्लाइज दैट द ultimate goal should be to achieve an unblemished common good which can sometimes requires what, which can, है ना, अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड पाने की बात करता है, which can sometimes require sacrifice and compromise. हाउएवर जो स्टेटमेंट है ना, ये ऐसा नहीं बोल रहा कि हमको कुछ भी कर देना है यार। हाउएवर the court does not suggest that the end justifies the means in all cases, है ना। हर समय इन जस्टिफाइज द मीन्स ऐसा नहीं बोल रहा है, ये कोर्ट बोल रहा है कि देखो हमारे पास जो डिसीजन है टू लाई और झूठ बोलना शुड बी बेस्ड ऑन केयरफुल इवेल्युएशन ऑफ द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। इट emphasizes that the decision to lie or deceive should be based on a careful evaluation of the potential consequences. ओके, सो कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं भाई। यहाँ पे सपोज करो एक डॉक्टर है, इट में वो झूठ बोल सकता है यार, अगर उसकी पेशेंट की सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन को पता चले तो उसके, है ना, जान जाने का खतरा हो सकता है अगर वो डिप्रेस्ड फील करे। सो उस केस में एक डॉक्टर झूठ बोल सकता है। सो उस केस में नहीं तो उसमें भला के चक्कर में वो झूठ बोला, तो झूठ ऐसे गलत नहीं होता यार। डिफेंस ऑन द रेफरेंस फ्रेम, डॉक्टर may lie to a patient about the severity of their condition to prevent them from losing hopes and feel depressed। तो उस समय वो झूठ भी बोल सकता है। सो ये हमारे पास है ना। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द पेशेंट, मतलब यहाँ पे झूठ बोलने से क्या हो रहा है, पेशेंट रिकवर करता है फास्टर एंड बेटर, सो लीडिंग टू व्हाट, एन ओवरऑल गुड आउटकम फॉर द पेशेंट इन द सोसाइटी। तो ऐसा है कि देखो भाई, झूठ जो है ना वो डिफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है कि कहाँ से, किसके रेफरेंस में बोला जा रहा है। अगर एक कॉमन गुड के लिए बोलो तो वो सच का जगह ले लेता है ना। दिस लाई में अल्टीमेटली
result in the patient recovering faster and better, leading to an overall good outcome for the patient and the society. ठीक, एक और एग्जांपल दे सकते हैं सब फॉर ना, सपोज ड्यूरिंग वॉर टाइम अगर एक सोल्जर झूठ बोल रहा है एनिमी को अबाउट देयर ट्रूप्स मूवमेंट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अटैकिंग एंड कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ ऑन बोथ साइड, सो वो झूठ जो है ना इट रिजल्ट इन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज फॉर देयर साइड। तो एक तरह से कॉमन गुड के चक्कर में है ना झूठ सच का जगह ले लेता है यार। तो ड्यूरिंग वार टाइम हमने एक सोल्जर का एग्जांपल दिया, एक डॉक्टर का एग्जांपल दिया, मे लाई टू द एनिमी अबाउट देयर troop movements to prevent them from attacking and causing loss of life on both sides. तो ये जो झूठ है दिस लाइस, जो सोल्जर ने जो झूठ बोला है ना, तो वो जो झूठ है में रिजल्ट इन भला सबका इन अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज फॉर देयर साइड, leading to an overall good outcome for their nation and society। तो इस समय झूठ जो है सच का जगह लेता है भाई। सो ये हमने एग्जांपल्स के साथ बताया चीज़ों को। लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय स्टेटमेंट दैट ओवरऑल जो ये कोट है इसका एम्फेसिस कहाँ पे है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एथिकल, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग में है भाई। सो इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड द नीड टू एक्सरसाइज जजमेंट एंड डिस्क्रिशन इन मेकिंग एथिकल डिसीजन। सो हमारे पास डिसीजन मेकिंग ऐसा होना चाहिए जो कि सोचा समझा हो, है ना, कि हमारे जो एक्शन का कंसिक्वेंस क्या होना चाहिए एट greater level। okay, so overall the quote emphasizes the complexity of ethical decision making and the need to ethical decision making need to carefully weigh the consequences of one's action in the pursuit of a greater good। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, falsehood take the place of truth when it result in unblemished common good। थिरुकुरल का जो स्टेटमेंट है इसको हमने बताया कि देखो भाई अगर कॉमन गुड के लिए हम कोई झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ जो है सच का जगह ले लेता है। हमने एग्जांपल्स के साथ बताया कि एक डॉक्टर अगर पेशेंट की भलाई के लिए पेशेंट के है ना बीमारी के बारे में, उसकी सीवियरिटी ऑफ कंडीशन के बारे में उसको बोलता है तो वो डिप्रेस हो जाएगा, उसने अपना भरोसा खो बैठेगा। लेकिन उसको छुपाता है या फिर झूठ बोलता है तो वो रिकवर करेगा फास्टर। तो कॉमन गुड के लिए उसने क्या बोला, झूठ बोला, तो वो झूठ ने सच का जगह ले लिया। हमने एग्जाम्पल दिया एक सोल्जर का, भाई सोल्जर के बारे, सोल्जर को उसके एनिमी ने, दुश्मनों ने पूछा कि भाई
ट्रूप्स कहाँ है, आपके ट्रूप्स मूवमेंट के बारे में बताया। तो अगर वो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो सोल्जर, तो वो झूठ नहीं है भाई, वो झूठ सच का जगह ले लेता है। बिकॉज अगर उसने बता दिया ट्रूप मूवमेंट कहाँ पे है तो दोनों तरफ के नुकसान होगा, जान माल का, ठीक है, तो लॉस ऑफ लाइफ दोनों तरफ होंगे। तो एक ग्रेटर गुड के लिए, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए उसने झूठ बोला, तो वहाँ पे झूठ नहीं है, झूठ का सच का जगह ले लेता है, ठीक है। सो लास्ट में हमने बताया कि देखो भाई ये जो कोट है वो क्या बता रहा है, द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन एथिकल डिसीजन मेकिंग, जो एथिकल डिसीजन मेकिंग में जो कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है उसके बारे में बता रहा है कि ग्रेटर गुड के लिए, है ना, आपको झूठ बोलना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट 2018 के जो जीएस पेपर 4 एथिक्स में क्वेश्चन आए थे सेक्शन बी में। 7 क्वेश्चन हमने कवर किए भाई, इसके बाद 2017 के क्वेश्चन कवर करेंगे।